वेलकम टू सीजी शिक्षा मैं सासा। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स का 12 चैप्टर के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत हम लोग प्रमेय को देख रहे थे। तो प्रमेय के बेस पे हम लोग प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने वृत्त से संबंधित प्रमेय को देखे थे, जिसके अंतर्गत में हम लोग ये चीज़ देखे कि पी ए इंटू पी बी इक्वल टू हम लोग पी टी का स्क्वायर के बेस से हम लोग उस प्रमेय को सिद्ध किए थे। तभी के बेस पे जो त्रिभुज के बेस से हमारे पास जो प्रमेय होता है, उस प्रमेय के बेस से हम लोग ये सिद्ध करते हैं कि वृत्त में जो आप लोगों का चाप होता है वह बराबर चापखंड के बेस पे होता है कि नहीं। तो वृत्त के बेस पे हम लोग इस चीज़ को यहाँ से सॉल्व करेंगे। तो वृत्त के बेस पे आप लोगों का जो वृत्त का जो होता है, वृत्त में जो आप लोगों का त्रिज्या खंड के बेस पे होता है, वृत्त के जो आप लोगों के किसके बेस पे होता है, त्रिज्या खंड के बेस पे जो होता है। वृत्त में आप लोगों के बेस पे जो क्या होता है, त्रिज्या खंड के बेस पे इस तरीके से होता है, जिसमें लघु चाप और दीर्घ चाप के बेस से हम लोग उस चीज को पढ़ते हैं। लघु चाप किसके बेस पे पढ़ते हैं, दीर्घ चाप के बेस पे हम लोग जिस चीज को यहाँ से पढ़ते हैं भाई, ठीक है। तो उस चीज को हम लोग यहाँ से जानते हैं कि वो लघु चाप और दीर्घ चाप के माध्यम से वह किस तरीके से होता है, इस चीज के माध्यम से यहाँ से हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग ये चीज जानते हैं भाई कि लघु चाप क्या होती है, दीर्घ चाप क्या होती है, जिसमें त्रिभुज का आपस में रेडियस के साथ किस तरीके से होता है, इस चीज को हम लोग यहाँ से देखते हैं। तो इस बेस पे हम लोग इस चीज को देखते हैं, रेडियस की दृष्टि से भी हम लोग इस चीज को देखते हैं और चाप की दृष्टि से भी हम लोग उस चीज को देखते हैं, ठीक है। तो वृत्त के बेस पे जो वृत्त पर अंतरित कोण होता है, जो वृत्त पर अंतरित कोण का मान भी आप लोगों का 360 अंश के बेस पे होता है, क्योंकि संपूर्ण होता है, इसलिए वृत्त पर अंतरित कोण का मान भी 360 अंश का होता है। अब यहाँ पर आप लोगों का राइट एंगल के बेस से होता है, एक्यूट एंगल के बेस पे होता है भाई। तो यहाँ पर एक रेडियस के, अगर मान लेते हैं कि रेडियस के बेस पे अगर इस चीज को हम लोग देखते हैं, किसके बेस पे देखते हैं, एक रेडियस के बेस पे हम लोग इस चीज को देखते हैं। ये रेडियस के बेस में इस तरीके से हो जा रहा है, ठीक है, ये रेडियस के बेस में क्लियर। अब यहाँ पर हम लोग इसको जीवा के बेस में देखते हैं, तो ये आप लोगों का जीवा हो जाता है भाई, ये आप लोग क्या होता है, जीवा हो जाता है। और जो केंद्र से होकर ये चीज चल रहा है, ये वाला, ये आप लोगों का व्यास होता है, ठीक है। और ये सारे रेडियस होते हैं, ये भी रेडियस है, ये आप लोगों का जीवा है, ये सारे जीवा होते हैं, ठीक है। ये वृत्त के एक बिंदु से, परिधि के एक बिंदु से दूसरे बिंदु को मिलाने वाली रेखा क्या होती है, आप लोगों की जीवा होती है। तो ये आप लोगों के क्या कहलाती है भाई, ये आप लोगों की जीवा कहलाती है, ठीक है। ये आप लोगों का जीवा के बेस पे है, ये जीवा हो गया। और यहाँ से यहाँ तक की, ये केंद्र से यहाँ तक की दूरी, ये आप लोगों की त्रिज्या हो गया, ये त्रिज्या के बेस पे हो जाएगा, ये भी जीवा के बेस पे हो जाएगा। और इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, परिधि बोलते हैं भाई। इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, परिधि बोलते हैं। ये जीवा हो जाएगा, ये परिधि हो जाएगा, ये त्रिज्या हो जाएगा, ये भी जीवा के बेस पे हो जाएगा, ठीक है। और इसको हम लोग वृत्त का व्यास बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वृत्त का व्यास बोलते हैं। जब हम इन दोनों चीज़ों को देखते हैं भाई, तो आपस में किस तरीके से होता है, इस चीज़ को हम लोग जानते हैं। जैसे कि हम लोग बेसिकली इस चीज़ को जानते हैं कि त्रिभुज में बहुत सारे त्रिभुज के बेस से होता है, जिसपे अंतर्गत हम लोग समरूप त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं। तो समरूप त्रिभुज के अंतर्गत जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई, जब हम लोग किसके अंतर्गत देखते हैं, समरूप त्रिभुज के अंतर्गत देखते हैं। किसके अंतर्गत देखते हैं, समरूप त्रिभुज के अंतर्गत, समरूप त्रिभुज के अंतर्गत देखते हैं। समरूप त्रिभुज के अंतर्गत हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, किसके अंतर्गत देखते हैं, समरूप त्रिभुज के अंतर्गत देखते हैं। तो समरूप त्रिभुज के अंतर्गत जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, तो समरूप त्रिभुज के अंतर्गत में जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, तो दो त्रिभुजों के भुजा या कोणों में समरूपता, दो त्रिभुजों के भुजा या फिर भुजाओं या कोणों में समरूपता, भुजाओं या कोणों में समरूपता, या कोणों में समरूपता, या कोणों में समरूपता, कोणों में समरूपता, दो त्रिभुजों के भुजाओं या कोणों में समरूपता समरूप त्रिभुज कहलाती है। क्या कहलाती है, समरूप त्रिभुज कहलाती है। समरूप त्रिभुज कहलाती है। तो समरूप त्रिभुज ये भी कहलाती है। तो दो त्रिभुजों के भुजाओं या कोणों में समरूपता समरूप त्रिभुज कहलाती है। तो समरूप त्रिभुज के अंतर्गत में हम लोग ये चीज़ को देखते हैं भाई कि समरूप त्रिभुज के अंतर्गत हम लोग इस चीज़ को देखते हैं कि यदि
दो त्रिभुजों के भुजाओं या कोणों में जो समरूपता होती है वह समरूप त्रिभुज कहलाती है। वह क्या कहलाती है? समरूप त्रिभुज कहलाती है। तो दो त्रिभुजों के भुजाओं या कोणों में समरूपता क्या कहलाती है? समरूप त्रिभुज कहलाती है। क्या कहलाती है? समरूप त्रिभुज कहलाती है। तो दो त्रिभुजों के भुजाओं या कोणों में समरूपता क्या कहलाती है? समरूप त्रिभुज कहलाती है। दो त्रिभुजों के भुजाओं या कोणों में समरूपता क्या कहलाती है? समरूप त्रिभुज कहलाती है। तो समरूप त्रिभुज के अंतर्गत में हम लोग ये चीज़ को देखते हैं कि उसमें या तो भुजा के बेस पे देखते हैं भाई, ये भुजाओं के बेस पे देखते हैं, जैसे कि हम लोग इसको पहला भुजाओं की दृष्टि से देख सकते हैं, दूसरा कोणों की माप की दृष्टि से देख सकते हैं, दूसरा हम लोग इसकी दृष्टि से देख सकते हैं, कोणों की माप की दृष्टि से देख सकते हैं, ठीक है। तीसरा भुजाओं की संगतता के आधार पर देख सकते हैं, भुजाओं की संगतता, भुजाओं की संगतता के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं, संगतता के बेस पे देख सकते हैं। चौथा यहाँ पर हम लोग इस चीज़ के बेस पे हम लोग भी देख सकते हैं, रेखाखंडों के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं, रेखाखंडों की ज्यामितीता के, रेखाखंडों की ज्यामिति के बेस पे, रेखाखंडों की ज्यामिति के बेस पे भी देख सकते हैं, रेखाखंडों की ज्यामिति के बेस पे भी देख सकते हैं, और रेखाखंडों की ज्यामिति के भी देख सकते हैं, त्रिभुजों की सर्वांग समता के बेस पे देख सकते हैं, त्रिभुजों की सर्वांग समता के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, यहाँ से इस चीज़ को देख सकते हैं भाई, ठीक है। तो ये रेखाओं खंडों की ज्यामिति के बेस हो जाएगा, भुजाओं की संगतता के बेस हो जाएगा, कोणों की माप के बेस हो जाएगा, और भुजाओं के बेस पे ये सारे चीज़ हो जाएंगे, ठीक है। तो इसके अंतर्गत हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई, तो भुजाओं की माप के आधार पर हो जाएगा, तो कोई भी त्रिभुज होता है जिसकी भुजा की माप दूसरे त्रिभुज की भुजाओं की माप के बराबर है। अगर एक त्रिभुज की भुजा दूसरे त्रिभुज की भुजाओं की माप के अगर वह क्या है, बराबर है, अगर एक त्रिभुज की भुजा दूसरे त्रिभुज की माप के क्या है, बराबर है, तो वह उसके समरूप त्रिभुज के अंतर्गत आता है। वह किसके अंतर्गत आता है? वह समरूप त्रिभुज के अंतर्गत आता है। तो दूसरी चीज़, अगर कोणों की माप, अगर पहले त्रिभुज की किसी एक कोण की माप दूसरे त्रिभुज की किसी अन्य कोण की माप के बराबर है, तो वह भी कोण की माप के बराबर हो जाएगा, जिसके कारण वह भी समरूप त्रिभुज के अंतर्गत आएगा, ठीक है। अब भुजाओं की संगतता, अगर किसी त्रिभुज की एक भुजा दूसरे त्रिभुज के अन्य भुजा के बराबर है, तो वह भुजाओं की संगतता के बेस पे आता है। उसी पर रेखाखंड की ज्यामिति में भी होते हैं कि रेखाखंडों की ज्यामिति के बेस पे जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं कि यदि उसमें जो रेखाखंडों की जो ज्यामिति होती है उसमें अगर रेखाखंड उसके आपस में बराबर है, ठीक है, अगर पहले त्रिभुज के बेस पे देखते हैं और दूसरे त्रिभुज के बेस में जब रेखाखंडों के बेस पे हम लोग इस तरीके से देखते हैं, तो उसके बेस में ये जब बराबर रहते हैं, उसके बेस में जब ये क्या रहते हैं, बराबर इक्वल के बेस में रहते हैं, तो रेखाखंडों की ज्यामिति के आधार पर आते हैं। और त्रिभुजों की सर्वांग समता के बेस पे जब हम लोग उस चीज़ को देखते हैं, त्रिभुजों की जब सर्वांग समता के आधार पर हम लोग जब उस चीज़ को देखते हैं, तो उसके माध्यम से भी हमारे पास यहाँ पर ये आते हैं कि यदि त्रिभुजों की सर्वांग समता के बेस से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, तो त्रिभुजों की सर्वांग समता के बेस से जब हम लोग उस चीज़ को भी देखते हैं, तो यहाँ पर यह आता है कि पहला दूसरा भुजा के बराबर है कि तीसरा भुजा के बराबर है। इस तरीके से उसको रेखाखंडों के माध्यम से भी हम लोग उस चीज़ को डिनोट करते हैं, जो त्रिभुजों की सर्वांग समता के अंतर्गत आता है, जिसमें एक भुजा दूसरे भुजा से किस प्रकार संबंध रखता है, दूसरा भुजा पहले भुजा से किस प्रकार संबंध रखता है, इस बेस पे आप लोगों के साथ आता है, तो समरूप त्रिभुज के अंतर्गत आता है। तो दो त्रिभुजों के भुजाओं में जो कोणों के समरूपता होती है, जो कोणों में जो अनुपात होती है, जो समरूपता दिखाती है, वह भुजाओं के बेस पे होता है और दूसरा कोणों के बेस पे होता है। तो एक कोणों के बेस पे होता है, दूसरा भुजाओं के बेस पे होता है। तो दूसरा भुजा के बेस पे रहेगा तो पहला भी कोण के बेस पे रहेगा। तो एक कोण के बेस पे देखते हैं तो दूसरा भुजा के बेस पे देखते हैं, और एक भुजा के बेस में देखेंगे तो दूसरा को कोण के बेस पे देखेंगे। तो एक कोण के अंतराल में होता है तो दूसरा भुजा के अंतराल में होता है, अगर पहला भुजा के अंतराल में रहेगा तो दूसरा कोण के अंतराल में रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से भुजाओं के माध्यम से हम लोग इसका एनालिसिस कर सकते हैं, और कोणों की माप के साथ हम लोग इसका एनालिसिस कर सकते हैं, मतलब कोणों के मेजरमेंट के हिसाब से भी देख सकते हैं और साइड एंगल के भी हिसाब से भी देख सकते हैं कि इसके अनुरूप दोनों के बीच में क्या आती है, इस चीज को भी हम लोग यहाँ से देख सकते हैं। क्लियर? तो जिस तरीके से रेखा की लंबाई क्या होती है, अनिश्चित होती है, जिसको मापन क्या, जिसकी माप क्या होती है, जिसकी माप संभव नहीं होती है, मतलब रेखा की माप क्या होती है, संभव नहीं होती है। रेखा की जो लंबाई होती है वो क्या होती है, अनिश्चित होती है भाई। तो इस बेस पे हम लोग जब ज्यामिति में समरूपता के बेस से हम लोग देखते हैं, तो रेखा की माप क्या होती है, रेखा की माप क्या होती है भाई, अनिश्चित होते हैं। रेखा की माप क्या होती है, असंभव होती है, मतलब उसका मापन क्या होता है, हम लोगों का संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि उसकी लंबाई क्या होती है, अनिश्चित होती है। जबकि उसी की अपेक्षा जब हम
लोग रेखाखंड की तुलना किए थे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में, तो हमारे द्वारा ये बताया गया था भाई कि रेखाखंड की जो लंबाई होती है वो निश्चित होती है, मतलब रेखाखंड की लंबाई को हम लोग माप सकते हैं। रेखाखंड की एक निश्चित आकृति होती है, रेखाखंड की क्या होती है, एक निश्चित लंबाई होती है जिसका मापन संभव होता है। तो जिसे हम माप सकते हैं वो क्या कहलाता है, रेखाखंड कहलाता है। जिसे हम माप सकते हैं वो क्या कहलाता है, रेखाखंड कहलाता है। जिसको हम माप नहीं सकते वो क्या कहलाता है, रेखा कहलाता है। जिसको हम माप नहीं सकते वो रेखा कहलाता है, लेकिन जिसको हम माप सकते हैं वो रेखाखंड कहलाता है। तो किसकी लंबाई निश्चित होती है, तो रेखाखंड की लंबाई निश्चित होती है। किसकी लंबाई निश्चित नहीं होती है, तो रेखा की लंबाई क्या होती है, निश्चित नहीं होती है, उसकी लंबाई अनिश्चित होती है। उसके बाद एक प्रारंभिक बिंदु के बेस पे हम लोगों ने जाना था किरण के बारे में कि जिसकी प्रारंभिक बिंदु निश्चित होती है एवं अंतिम बिंदु अनिश्चित होती है, किरण कहलाती है। जिसकी प्रारंभिक बिंदु क्या होती है, निश्चित होती है एवं अंतिम बिंदु क्या होती है, अनिश्चित होती है, वो क्या कहलाती है भाई, वो आप लोगों की किरण कहलाती है। ठीक है, जिसकी ना तो लंबाई होती है, ना ही चौड़ाई होती है, ना ही ऊंचाई होती है, वो क्या कहलाती है, तो कहलाती है भाई आप लोगों के क्या कहलाती है, जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नहीं होती है वो क्या कहलाती है, तो जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नहीं होती है वह कहलाती है आप लोगों की बिंदु। तो जिसकी ना तो लंबाई होती है, ना तो चौड़ाई होती है, ना ही ऊंचाई होती है, वो क्या कहलाती है, बिंदु कहलाती है। तो बिंदु की ना तो लंबाई होती है, ना तो चौड़ाई होती है, ना ही क्या होती है, ऊंचाई होती है। किसकी, बिंदु की। तो बिंदु की ना तो लंबाई होती है, ना तो चौड़ाई होती है, ना ही क्या होती है, ऊंचाई होती है। तो बिंदु की अपेक्षा में हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं, तो बिंदु की ना तो लंबाई होती है, ना तो चौड़ाई होती है, ना ही क्या होती है, ऊंचाई होती है। तो बिंदु की अपेक्षा में हम लोग ये चीज़ देखते हैं भाई कि बिंदु की ना तो लंबाई होती है, ना तो चौड़ाई होती है, ना ही क्या होती है, ऊंचाई होती है। और जिसकी प्रारंभिक बिंदु निश्चित, अंतिम बिंदु अनिश्चित होती है, उसको क्या बोला जाता है, तो उसको किरण बोला जाता है। और रेखा की लंबाई अनिश्चित होती है जबकि रेखाखंड की लंबाई निश्चित होती है। तो उसी के बेस पे जब समरूपता के आधार पे हम लोग इस चीज को देखते हैं समरूप त्रिभुज के अंतर्गत में कि दो त्रिभुजों के भुजाओं या कोणों में समरूपता समरूप त्रिभुज कहलाती है। तो इसमें भुजाओं की माप, कोणों की माप, भुजाओं की संगतता, रेखाखंडों की ज्यामिति और त्रिभुजों के सर्वांग समता के बेस पे जब हम लोग इस चीज को देखते हैं तो इसके बेस से हमारे पास क्या क्या चीज आता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग इस चीज को जान सकते हैं भाई। ठीक है, तो भुजाओं के बेस में पहला हम लोग देखते हैं इस चीज को, तो किसके बेस पे देखते हैं, भुजाओं के बेस पे जब देखते हैं तो भुजाओं के बेस पे हमारे पास क्या क्या चीज़ आता है भाई, उस चीज़ को हम लोग थोड़ा सा क्रमबद्ध करते हैं, क्रमबद्ध जानकारी लेते हैं। तो भुजाओं के बेस पे हमारे पास आ जाता है यहाँ पर इस चीज़ के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को जानते हैं। देखिए, तो भुजाओं के माध्यम से हमारे पास जो आता है वो इस तरीके से रहेगा। मान लेते हैं कि ये सपोज आपके पास इस तरीके से है, ठीक है, मान लेते हैं ये आप लोग का इस तरीके से है त्रिभुज के माध्यम से, ठीक है, ये ए के माध्यम से है, क्लियर। चलिए, ये ए के माध्यम से है और ये आप लोगों के बी के माध्यम से है, ये आप लोगों के सी के माध्यम से। एक और त्रिभुज ले लेते हैं भाई, एक और त्रिभुज ये देखिए, एक पी क्यू के बेस पे है, ठीक है। चलिए, यहाँ पर ये पी है, ये क्यू है, ये आप लोगों का आर है। इस तरीके से हम लोग देखते हैं भुजाओं की माप के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं ए बी सी के बेस पे और एक पी क्यू आर के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, ए बी सी के बेस पे देखते हैं और पी क्यू आर के बेस पे हम लोग देखते हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या आता है, इस चीज़ को हम लोग देखते हैं, ए बी सी के बेस पे देखते हैं और किसके बेस में देखते हैं, पी क्यू आर के बेस में हम लोग देखते हैं। तो ये किस चीज़ के माध्यम से आता है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। तो एक आप लोगों का ए बी सी के माध्यम से आता है, एक किसके माध्यम से आता है, पी क्यू आर के माध्यम से आता है। एक ए बी सी के माध्यम से आता है, एक किसके माध्यम से आता है, पी क्यू आर के माध्यम से आता है। तो दो त्रिभुजों के भुजाओं या कोणों में जो समरूपता होती है वह समरूप त्रिभुज के आधार के अनुसार समरूप त्रिभुज कहलाती है। तो इसके अंतर्गत हम लोग समरूप के बेस पे हम लोग भुजा के बेस पे देखते हैं और दूसरा कोण के बेस पे देखते हैं, तीसरा त्रिभुजों की सर्वांग समता के आधार पर उसकी समरूपता पर देखते हैं, क्लियर। तो दो त्रिभुजों के भुजाओं या कोणों में समरूपता समरूप त्रिभुज कहलाती है। तो पहला भुजा के बेस पे देखते हैं, दूसरा हम लोग भुजाओं के अनुपात के बेस पे हम लोग देखते हैं। तो इस बेस पे हम लोग जब इस चीज को देखते हैं तो यहाँ पर ए बी इक्वल टू पी क्यू के बेस पे हो जाता है और ये आप लोगों के बी सी इक्वल टू क्यू आर के बेस हो जाता है और ये आप लोगों के ए सी इक्वल टू पी आर के बेस हो जाता है। ये आप लोगों का फर्स्ट, ये आप लोगों का सेकेंड, ये आप लोगों का थर्ड के बेस हो जाएगा। तो ए बी पी क्यू के बेस हो जाएगा, बी सी क्यू आर के बेस हो जाएगा, ए सी पी आर के बेस हो जाएगा। तो ए बी इक्वल टू पी क्यू हो जाएगा, बी सी इक्वल टू क्यू आर हो जाएगा, ए सी इक्वल टू पी आर के बेस पे ये हो जाएगा, ठीक है। तो ए बी सी के बेस पे हम लोग जब इस चीज़ को क्लियर करते हैं पी क्यू आर की दृष्टि से, तो यहाँ पर आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, ए बी इक्वल टू पी क्यू, बी सी इक्वल टू क्यू आर, ए सी इक्वल टू पी आर के
बेस पे हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोगों को भुजाओं की माप के आधार पर निर्भर करेगा कि भाई कि अगर ए बी की माप 4.5 सेंटीमीटर है तो पी क्यू की माप भी 4.5 सेंटीमीटर होगी। उसी प्रकार बी सी की माप भी ये 5 सेंटीमीटर होगी, तो इसका भी वैल्यू 5 सेंटीमीटर होगा। अगर इसका 6 सेंटीमीटर है तो इसका भी 6 सेंटीमीटर होगा सपोज, क्योंकि यहाँ पर अगर भुजाओं की साइड के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो भुजाओं के माप के आधार पर आता है कि ए बी इक्वल टू पी क्यू इक्वल टू ए बी इक्वल टू पी क्यू और पी क्यू इक्वल टू ए बी, या बी ए इक्वल टू क्यू पी भी हो। इस चीज़ को आप लोग लिख सकते हैं बी सी इक्वल टू क्यू आर और क्यू आर इक्वल टू बी सी, ए सी इक्वल टू पी आर और पी आर इक्वल टू ए सी के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को लिख सकते हो, चाहे वह ए बी सी के बेस से हो, चाहे एक्स वाई जेड के बेस से हो, चाहे एल एम एन के बेस में हो, चाहे ओ पी क्यू के बेस में हो, चाहे पी क्यू आर के बेस में। तो दोनों साइड के हिसाब से भी आप लोगों के पास ये चीज़ आती है भाई। तो दो त्रिभुजों के भुजाओं या कोणों में समरूपता समरूप त्रिभुज के अंतर्गत कराती है, तो वह भुजाओं के बेस में होता है, ए बी सी के माध्यम से होता है, दूसरा पी क्यू आर के माध्यम से होता है। पहला ए बी सी के माध्यम से होता है, दूसरा पी क्यू आर के माध्यम से होता है। एक आप लोगों का ए बी सी के माध्यम से होता है, दूसरा पी क्यू आर के माध्यम से होता है। एक किसके माध्यम से होता है भाई, ए बी सी के माध्यम से, दूसरा पी क्यू आर के माध्यम से होता है। तो एक आप लोगों का 4.5 सेंटीमीटर के बेस पे है, तो दूसरा 4.5 सेंटीमीटर के बेस पे, दूसरा 5 सेंटीमीटर के बेस पे, तीसरा 6 सेंटीमीटर के बेस पे। क्लियर? क्योंकि यहाँ पर अगर भुजाओं की माप होता है, जो ये तो आप लोगों का शीर्ष के माध्यम से हो गया, ये आपका शीर्ष हो गया, उसी प्रकार ये भी आप लोगों का शीर्ष के माध्यम से ये भी शीर्ष हो गया, उसी प्रकार से ये भी क्या हो गया भाई, शीर्ष हो गया। सी को देखा जाए तो सी भी शीर्ष के अंतराल में आ जाएगा, ये आप लोगों का, ये आर भी आप लोगों के शीर्ष के अंतराल में आ जाएगा। उसी प्रकार ये पी भी आप लोगों के किसके अंतराल में आ जाएगा, शीर्ष के अंतराल में आ जाएगा। ये सभी शीर्ष के अंतराल में आ जाएगा, चाहे वह पी के बेस पे हो, चाहे क्यू के बेस पे हो, चाहे आर के बेस पे, चाहे पी के बेस पे, चाहे क्यू के बेस पे, चाहे आर के बेस पे हो। तो जिस तरीके से दो भुजा मिलेंगे तो शीर्ष बनता है, और जब दो शीर्ष मिलते हैं तो भुजा बनता है। जब दो भुजा मिलते हैं क्या बनता है, शीर्ष बनता है। जब दो शीर्ष मिलते हैं तो क्या बनता है, भुजा मिलता है। तो इस प्रकार भुजाओं में किस तरीके से समरूपता होता है, और शीर्षों के बीच में हमारे पास किस तरीके से होता है, कोणों के बीच में किस तरीके से होता है, क्योंकि दो भुजाओं के बीच में जो क्षैतिज झुकाव होता है वही कोण कहलाता है। तो कोण के बेस में हमारे पास न्यून कोण के बेस में क्या होता है, अधिक कोण के बेस में क्या होता है, सम कोण के बेस में क्या होता है, ये भी आप लोगों के इसी के अंतर्गत आते हैं, भुजाओं की माप के अंतर्गत आते हैं। तो भुजाओं के माप के अंतर्गत जब हम लोग इसका मेजरमेंट करते हैं तो यहाँ पर चाहे एबीसी की दृष्टि से करें, चाहे पी क्यू आर की दृष्टि से करें, ये आप लोगों के उसी क्वेश्चन के क्या आती है, अंतर्गत ये आती है भाई। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि मैं यहाँ पर कर दे रहा हूँ भाई, ए बी इक्वल टू पी क्यू के बेस में, ए बी इक्वल टू पी क्यू के बेस पे, और बी सी इक्वल टू क्यू आर के बेस पे, और ए सी इक्वल टू पी आर के बेस पे। यहाँ से मैं कर दे रहा हूँ। यहाँ से इस चीज़ को आप लोग ऐसा भी कर सकते हो कि क्यू आर इक्वल टू बी सी के बेस पे ले सकते हो, और पी क्यू इक्वल टू ए बी के भी बेस पे ले सकते हो, और पी आर इक्वल टू ए सी के बेस पे भी ले सकते हो। फर्स्ट है ये कंटेंट, ये सेकेंड कंटेंट, ये थर्ड कंटेंट, ये थर्ड है, ये सेकेंड, ये आप लोगों का फर्स्ट कंटेंट के बेस हो जाएगी। फर्स्ट, ये सेकेंड, ये आप लोगों का थर्ड कंटेंट के बेस पे ये आप लोग पास हो जाएगा। ठीक है, तो ए बी इक्वल टू पी क्यू के बेस पे, और बी सी इक्वल टू क्यू आर के बेस पे, और ए सी इक्वल टू पी आर के बेस पे आप लोग हो जाएगा। ठीक है, तो ए बी इक्वल टू पी क्यू के बेस पे हम लोग इस चीज को जान सकते हैं, दूसरा बी सी इक्वल टू क्यू आर के बेस पे जान सकते हैं, तीसरा ए सी इक्वल टू पी आर के माध्यम से जान सकते हैं। तो जिस तरीके से भुजा मिलेंगे तो शीर्ष बनेगा, और शीर्ष मिलेगा तो भुजा बनेगा, भुजा मिलेगा तो शीर्ष बनेगा, शीर्ष मिलेगा तो भुजा बनेगा। तो एक भुजा के हिसाब से देख सकते हैं, और दूसरा कंटेंट हम लोग शीर्ष के हिसाब से भी देख सकते हैं। साइड एंगल के बेस पे हम लोग इस चीज को भी जान सकते हैं। तो भुजाओं के बेस पे तो हमारे पास ये इतने हो जाएंगे। जब कोणों के माध्यम से जब हम इस चीज को देखते हैं, जब किसके माध्यम से देखते हैं भाई, जब हम लोग कोण के माध्यम से देखते हैं, किसके माध्यम से देखते हैं इस चीज को, हम लोग जब कोण के माध्यम से देखते हैं, तो कोण के माध्यम से जब हमारे पास आता है तो किस बेस पे आता है, इस चीज को हम लोग यहाँ से देखते हैं। देखिए, तो कोण के माध्यम से आएगा, ये किस बेस पे आता है, इस चीज को हम लोग यहाँ से जानते हैं। देखिए, तो मान लेते हैं कि कोणों के आधार पे ही आता है सेकेंड कंटेंट में हमारे पास, जो किसके अंतर्गत में आता है, कोण के अंतर्गत में आता है। किसके अंतर्गत आता है भाई, तो ये कोण के अंतर्गत आता है, कोणों के अंतर्गत में आता है। ठीक है, तो कोणों के अंतर्गत में जब ये आएगा तो एंगल के हिसाब से कोण ए के बेस पे आएगा, कि कोण बी के बेस पे आएगा, कि कोण सी के बेस पे आ जाएगा, कि कोण पी के बेस पे आ जाएगा, कि कोण क्यू के बेस में आएगा, कि कोण आर के बेस में आएगा। ठीक है, इस हिसाब से देखते हैं, क्योंकि भुजाओं के बीच में, दो भुजाओं के बीच में ये क्षैतिज झुकाव, यहाँ से इसके बीच में क्षैतिज झुकाव, और यहाँ से इसके बीच में क्षैतिज झुकाव। देखिए, सभी के कोने कोने में होता है। जैसे कि यहाँ पर रूम है, यहाँ पर एंगल, यहाँ पर एंगल, यहाँ पर एंगल, यहाँ पर एंगल जो बन रहा है, देखिए ये आप लोगों का एंगल है। ठीक है, यहाँ पर भी ये एंगल है, ये एंगल है, ये एंगल है।
ठीक है, एंगल के बेस पे हो जाएगा ना, तो यहाँ पर एंगल के बेस पे हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी के बेस पे है, और यहाँ पर है एंगल पी, एंगल क्यू, एंगल आर के बेस पे है। तो एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, और यहाँ पर एंगल पी, एंगल क्यू और एंगल आर के दृष्टि से है। तो एंगल ए के आधार पे हम लोग इस चीज़ को देख रहे हैं, एक को देख रहे हैं एंगल बी के आधार पे, एक को देख रहे हैं एंगल सी के आधार पे, एक को देख रहे हैं एंगल पी के आधार पे, एक को देख रहे हैं एंगल क्यू के आधार पे, एक को देख रहे हैं एंगल आर के आधार पे। ठीक है, तो ए के आधार पे क्या होता है, बी के आधार पे क्या होता है, सी के आधार पे क्या होता है, भाई इस चीज़ को देख रहे हैं। अब पी के आधार पे क्या होता है, क्यू के आधार पे क्या होता है, आर के आधार पे क्या होता है, इस चीज़ को देख रहे हैं भाई। तो ए बी सी के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं, दूसरा पी क्यू आर एस के बेस पे देख सकते हैं। एक को हम लोग ए बी सी की दृष्टि से देख सकते हैं, दूसरा को पी क्यू आर एस की दृष्टि से देख सकते हैं। तो ए बी सी की दृष्टि से देखेंगे तो क्या आएगा, और पी क्यू आर की दृष्टि से देखेंगे तो क्या आएगा। इस कंटेंट के हिसाब से आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, कि यहाँ पर 60 डिग्री के माध्यम से आता है कि 30 डिग्री के माध्यम से आता है कि 90 डिग्री के माध्यम से आता है, कि इस एंगल के साथ मूवमेंट करता है। क्योंकि आप लोगों का जो न्यून कोण होता है, न्यून कोण की माप क्या होती है, 0 से अधिक और 90 से कम होती है। जो न्यून कोण की माप होती है वो क्या होती है, 0 से अधिक और 90 से क्या होती है, कम होती है। तो 0 से अधिक और 90 से कम किस कोण की माप होती है, तो न्यून कोण की माप होती है। न्यून कोण की माप कितनी होती है, तो 0 से अधिक और 90 से क्या होती है, कम होती है। तो ये आप लोगों के न्यून कोण की माप के आधार पर होती है। ठीक है, तो न्यून कोण की माप के आधार पर हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग इस कंटेंट को आगे बढ़ते हुए चलते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, जिस कोण की माप केवल 90 अंश होती है, जिस कोण की माप केवल क्या होती है, 90 अंश होती है। जिस कोण की माप केवल 90 डिग्री होती है, जिस कोण की माप केवल 90 अंश होती है, वह क्या होती है आप लोगों की केवल राइट एंगल होती है, समकोण त्रिभुज होती है। जिस कोण की माप केवल 90 अंश होती है वह समकोण त्रिभुज होती है। समकोण त्रिभुज की माप केवल 90 अंश होती है। और जिस कोण की माप 90 से अधिक और 180 अंश से कम होती है वह क्या होती है आप लोगों की अधिक कोण होती है। जिस कोण की माप 90 से अधिक 180 अंश से कम होती है वह अधिक कोण त्रिभुज होती है। एब्ट्यूस एंगल के बेस पे हम लोग उस चीज़ को देखते हैं। उस चीज़ को हम लोग किसके बेस में देखते हैं, एब्ट्यूस एंगल के बेस में देखते हैं। तो एब्ट्यूस एंगल के बेस पे हम लोग इस चीज़ के भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं भाई। तो एक हमारे पास क्या होती है, एक हमारे लिए ये चीज़ होती है कि भाई हमारे पास एंगल को हम लोग अगर 0 डिग्री एंगल के बेस में देखते हैं, जिसको हम लोग शून्य कोण बोलते हैं, जिसको क्या एंगल बोला जाता है, शून्य कोण बोला जाता है। तो शून्य कोण के हिसाब से जब हम लोग उस चीज़ को देखते हैं 0 एंगल के बेस पे, तो 0 एंगल के बेस में जब हम लोग उस चीज़ को देखते हैं शून्य कोण के बेस पे, एक को हम लोग क्या बेस पे देखते हैं कि हम लोग एक न्यून कोण के बेस में देखते हैं कि 0 कोण से 0 अंश से अधिक, मतलब 0 अंश से अधिक और 90 अंश से कम होती है। ठीक है, 0 डिग्री से अबव होता है, 90 डिग्री से लेस होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग एक्यूट एंगल के बेस पे बोलते हैं। राइट एंगल केवल 90 डिग्री के बेस होता है तो राइट एंगल होता है। और अगर 90 डिग्री के बेस पे हम लोग इस चीज़ को एबव से देखते हैं, मतलब 90 अंश से अधिक और 180 90 अंश से अधिक 180 अंश से कम, तो उसको हम लोग एब्ट्यूस एंगल अधिक कोण के नाम से जानते हैं। केवल 180 अंश हो तो उसको स्ट्रेट एंगल बोलते हैं, सरल कोण बोलते हैं। केवल 180 अंश हो तो उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल, सरल कोण बोला जाता है। केवल कितने अंश हो, 180 अंश हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। क्या एंगल बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल बोलते हैं केवल। ठीक है, और जो इसका मान 180 से अधिक होता है आप लोगों का, ठीक है, और उसके बाद आप लोगों का क्या होता है 360 अंश से कम होता है, वो आप लोग रिफ्लेक्स एंगल बृहद कोण कहलाता है। और जिस कोण की माप 360 अंश होती है वह क्या कहलाती है, पूर्ण कोण कहलाती है। वहाँ पर जो एंगल होता है वो क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। वहाँ पर जो एंगल होता है वो क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। तो इस एंगल के बेस पे हमारे पास कोणों के मेजरमेंट के बेस पे भी हम लोग देख सकते हैं कि वह 30 के बेस पे है, कि 60 के बेस पे है, कि 45 के बेस पे है। ठीक है, तो इस हिसाब से ये भी आप लोगों का 30 के बेस पे है, कि 60 के बेस पे है, कि 45 के बेस पे है। इस एंगल के हिसाब से ये भी आ जाएगा। एक आप लोगों 30 के माध्यम से होता है, कि एक आप लोगों का 60 के माध्यम से होता है, एक आप लोगों का 30 के माध्यम से होता है, एक आप लोगों का 60 के माध्यम से होता है, और एक आप लोगों का 45 के माध्यम से होता है। इस एंगल के हिसाब से भी आप लोगों का हो जाएगा। तो इस कारण ये भी आप लोगों का क्लियरिटी हो जाएगा। ठीक है, तो एक आप लोगों का 30 डिग्री के माध्यम से देख लेते हैं भाई, एक को हम लोग 60 डिग्री के माध्यम से देख लेते हैं, एक को हम लोग 45 डिग्री के माध्यम से क्या कर लेते हैं, देख सकते हैं। तो 30 डिग्री के माध्यम से देखते हैं, 60 डिग्री के माध्यम से देखते हैं, 45 डिग्री के माध्यम से देखते हैं। तो इनमें रेखाखंडों के आधार पर क्या होती है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर जान सकते हैं कि रेखाखंडों की माप किस बेस पे होती है, रेखाखंडों की माप किस बेस पे होती है। और दूसरा हम लोग ये चीज़ देख सकते हैं, रेखाखंडों की माप के बेस पे क्या होती है, कोणों की माप के बेस पे क्या होती है, कोणों की माप के बेस पे क्या होती है, इस चीज़ को जान सकते हैं।
और तीसरा एक रेखाखंडों की माप की बेस पे क्या होती है, दूसरा कोणों की माप के किस बेस पे होती है, और तीसरा ज्यामितीय आकृति के बेस पे क्या होती है, ज्यामिति के बेस पे क्या होती है, ज्यामिति के आधार पर क्या होती है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देख सकते हैं। ज्यामिति के आधार पर क्या होती है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री के माध्यम से हम लोग इस कंटेंट को आगे बढ़ा सकते हैं भाई, कि इस बेस पे हमारे पास 30 डिग्री के माध्यम से होगा, कि 60 डिग्री के माध्यम से होगा, कि 90 डिग्री के माध्यम से होगा। इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि हमारे पास जो रेखाखंडों की सर्वांग क्षमता होती है वो किस आधार पे होती है, और त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता होती है वो भी किस आधार पे होती है। क्योंकि यहाँ पर जो त्रिभुज होता है वो तो 3 भुजाओं से मिलकर के बन होता है, तो इनमें त्रिभुजों में सर्वांग क्षमता और त्रिभुजों में समरूपता अलग होती है, कि त्रिभुजों में सर्वांग क्षमता, क्योंकि यह 3 भुजाओं से मिलकर के बनी है। दूसरा, अगर चतुर्भुज की बात करते हैं तो चतुर्भुज में क्या होती है कि चतुर्भुज वह 4 भुजाओं से घिरीबंद आकृति होती है। चतुर्भुज क्या होती है, 4 भुजाओं से घिरीबंद आकृति, तो उसमें जब समरूपता होगी और उसमें जो सर्वांग क्षमता होगी वो अलग प्रकार से होगी, त्रिभुज से अलग चतुर्भुज का होगा। क्योंकि त्रिभुज तो 3 साइड से है ना, यहाँ से ये 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति है, ये 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति। लेकिन चतुर्भुज की बात करेंगे तो वहां पर हमारे पास क्या होता है कि चतुर्भुज 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति होती है, चतुर्भुज 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति होती है, ठीक है। तो त्रिभुज 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति होती है। त्रिभुज क्या होती है भाई, त्रिभुज क्या होती है, 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति होती है, और चतुर्भुज क्या होती है, 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति होती है। त्रिभुज क्या होती है, 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति होती है, जबकि चतुर्भुज क्या होती है, 4 भुजाओं से घिरी क्या होती है, बंद आकृति होती है। तो एक में 3 भुजा के माध्यम से होता है और दूसरा में क्या होता है, 4 भुजा के माध्यम से होता है। एक में 3 होता है, दूसरा में क्या होता है, 4 होता है। तो जिसमें 3 की अपेक्षा 4 की बात करते हैं तो उसमें 4 में तो आप लोगों को 2 विकर्ण भी मौजूद होते हैं, जबकि त्रिभुज में तो एक ही विकर्ण आप लोगों के पास होता है, जो कि आप लोगों का लंबवत होता है, मतलब 90 डिग्री के बेस पे आप लोग हो जाता है, ठीक है, जिसको आप लोग इस साइड से आप लोग बोल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे, ये आप लोगों के बेस पे हो जाएगा ये, ठीक है। अगर हम लोग बात करते हैं ये इस एंगल के हिसाब से, तो यहाँ से अगर बात करेंगे हम लोग तो ये इस एंगल के हिसाब से यहाँ आ जाएगा, उसी प्रकार ये इस एंगल के हिसाब से ये बराबर आ जाएगा। लेकिन जब चतुर्भुज की बात करते हैं, ये देखिए इस तरीके से, जब हम किसकी बात करते हैं, चतुर्भुज की बात करते हैं, तो ये आप लोग फर्स्ट और ये आप लोग सेकेंड के बेस से इस तरीके से होता है। इसमें सिंगल पोर्शन में होता है, इसमें आप लोगों के डबल पोर्शन में होता है। एक में आप लोगों का सिंगल साइड से होता है तो दूसरा में आप लोगों का डबल साइड से होता है। तो एक में आप लोगों का सिंगल साइड के बेस पे है, दूसरा में क्या है, डबल साइड के बेस पे है। इसमें क्या है, सिंगल साइड के बेस पे। यहाँ पर देखिए ये आप लोगों का सिंगल साइड के बेस पे है और ये आप लोगों के डबल साइड के बेस पे है भाई, ये आप लोगों के डबल साइड के बेस पे है। तो इस प्रकार आप लोग ये जान सकते हैं कि त्रिभुज किस तरीके से, त्रिभुज अलग है और आप लोगों के चतुर्भुज के बेस में जब आएगा तो वो भी आप लोगों का क्या रहेगा, अलग रहेगा। वो चतुर्भुज भी क्या रहेगा भाई, आप लोगों का अलग रहेगा। तो एक में त्रिभुज हो जाएगा तो दूसरा में क्या हो जाएगा, चतुर्भुज। तो चतुर्भुज आप लोगों का उसके अलग हो जाएगा, उसी प्रकार त्रिभुज भी आप लोगों से क्या हो जाएगा, वो अलग कंटेंट के हिसाब से रहेगा। तो एक में त्रिभुज के बेस पे रहेगा तो दूसरा में क्या रहेगा, चतुर्भुज के बेस पे रहेगा। क्योंकि त्रिभुज में देखते हैं तो त्रिभुज में आप लोगों का ए और बी और सी के बेस पे रहेगा, और शीर्ष में देखेंगे तो ए और बी और सी के बेस पे रहेगा। भुजा में देखेंगे तो ए बी भुजा, बी सी भुजा और सी ए भुजा के बेस पे रहेगा। लेकिन चतुर्भुज में हम लोग इसको देखेंगे तो एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी के हिसाब से रहेगा। और दूसरा जब शीर्ष में देखेंगे तो ए और बी और सी और डी के हिसाब से रहेगा। और जब हम लोग भुजा में देखेंगे तो यहाँ पर ए बी और बी सी और सी डी और डी ए के हिसाब से ये रहेगा, 4 हिसाब से रहेगा। यहाँ पर चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का एक 360 अंश के बेस पे रहता है, तो त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का एक 180 अंश के बेस पे हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों तरीके से डिफरेंट होंगे कि एक रेखाखंड पर आधारित किस तरीके से होता है, दूसरा रेखा के बेस पे आप लोगों को किस तरीके से होता है, कोणों के आधार पे किस तरीके से होता है, और यहाँ पर कोणों का मेजरमेंट आप लोगों के किस तरीके से होता है। तो ये 2 तरीके से हो जाएंगे। तो यहाँ पर भुजा के संयोग से आप लोगों का शीर्ष बनेगा, शीर्षों के संयोग से भुजा बनेगा। तो एक में भुजा के संयोग से बनेगा तो दूसरा में शीर्ष के संयोग से बनेगा। तो शीर्ष के हिसाब से हम लोग उस चीज को देखते हैं, एक को हम लोग भुजा के हिसाब से देखते हैं, एक को हम लोग शीर्ष के हिसाब से देखते हैं, तो दूसरा को हम लोग किसके हिसाब से देखते हैं, भुजा के संयोग से देखते हैं। तो 2 त्रिभुजों के भुजाओं या कोणों में समरूपता समरूप त्रिभुज कहलाती है। तो एक त्रिभुज के बेस में होती है, एक चतुर्भुज के बेस में होती है, एक त्रिभुज के बेस में होती है, एक चतुर्भुज के बेस में होती है। तो यहाँ पर जो समरूपता से रिलेटेड जो प्रमेय होता है वो आप लोगों के इसी के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, इसी के डेफिनेशन के बेस पे होती है। तो 2 त्रिभुजों की भुजाओं या कोणों में समरूपता समरूप त्रिभुज कहलाती है। तो जैसे कि हम लोग देख रहे थे क्लास 10 के बेस पे, तो चलिए यहाँ पर इसको देखते हैं प्रमेय को। इससे पहले प्रमेय के बेस पे हम लोग समरूपता के आधार पर देखे थे, अब इस प्रमेय को हम लोग सिद्ध करते हैं, ठीक है।
तो वृत्त के बेस पे आप लोग तो इस चीज़ को जानते हैं भाई कि वृत्त के बेस पे हमारे पास क्या होता है, इस चीज़ को आप लोग भली भांति इस चीज़ को जानते हैं। वृत्त के बेस पे हमारे पास जो होता है वो वृत्त के माध्यम से हमारे पास जो होता है वो आप लोगों के पास इस चीज़ को जानते हैं कि आप इसको व्यास के बेस पे भी जानते हैं, वृत्त के बेस पे भी जानते हैं, ठीक है। व्यास के बेस पे भी आप लोग इस चीज़ को जानते हैं और त्रिज्या के माध्यम से जानते हैं और जीवा के माध्यम से जानते हैं और परिधि के माध्यम से जानते हैं। क्लियर। तो चलिए इस माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो किस किस कंटेंट के हिसाब से ये आप लोग पास होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो ये आप लोगों के बेस में इस तरीके से होता है कि व्यास के बेस हम लोग जब इस चीज़ को देखते हैं तो व्यास क्या होता है, केंद्र से होकर गुजरने वाली सबसे बड़ी जीवा के, ठीक है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जिसको बोला जाता है, वृत्त की क्या होता है, जिसकी सबसे बड़ी जीवा को बोलते हैं, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा ये वाला, ये आप लोगों का व्यास होता है। ये क्या होता है, व्यास। त्रिज्या की बात करते हैं तो केंद्र से परिधि को मिलाने वाली बिंदु ये आप लोग की त्रिज्या हो जाएगी। जीवा की बात करेंगे तो परिधि के एक बिंदु से दूसरे बिंदु को मिलाने वाली रेखा ये आप लोगों की जीवा होती है, ये भी आप लोगों की जीवा होती है। और ये चारों तरफ का जो सर्कल घेराव है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, परिधि बोलते हैं भाई। उसी चीज़ को क्या बोला जाता है, परिधि बोला जाता है। उसी चीज़ को क्या बोला जाता है, तो उस चीज़ को ही परिधि बोला जाता है। तो व्यास के बेस पे हम लोग ये देखते हैं तो व्यास D इक्वल टू आपके पास ये होता है कि 2 इंटू आर के बेस होता है और त्रिज्या आप लोगों का आर होता है और जीवा के माध्यम से आप लोगों का ये परिधि के दो बिंदु की मिलाने वाली रेखा होती है 2 पाई आर होती है। ये परिधि के बेस पे जब हम इस चीज़ को देखते हैं तो ये कोड़ा के बेस पे होती है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर जब इस चीज़ को देखते हैं तो हमारे पास ये होता है, ठीक है। ये तो आप लोगों की जीवा हो गया, इसको जीवा बोलेंगे। ये आप लोगों की त्रिज्या हो जाएगा और ये आप लोगों का क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा और ये आप लोगों का क्या हो जाएगा, परिधि। इस चीज़ को बोला जाता है परिधि, ठीक है। वृत्त की परिधि ये आप लोगों का केंद्र है, ये आप लोगों का ओ केंद्र है, ठीक है। तो इस बेस पे हम लोग इस चीज़ को जानते हैं, ठीक है। तो किसी वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। तो ए एम इक्वल टू एम बी हमको प्रूफ करना है भाई, ठीक है। ए एम इक्वल टू एम बी हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। तो चलिए यहाँ से हम लोगों को लिखना है भाई। तो चलिए लिखते हैं यहाँ से हम लोग सिद्ध करना है कि सिद्ध करना है हमको क्या सिद्ध करना है, ए एम इक्वल टू एम बी, ठीक है। अब यहाँ से उपपत्ति करते हैं भाई, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग डायग्राम के बेस पे हम लोग एक डायग्राम क्रिएट कर लेते हैं। चलिए यहाँ से एक डायग्राम क्रिएट कर लो, ये भाई ये आप लोग डायग्राम के बेस पे हो जाएगा। और यहाँ से हमारे पास ये इस तरीके से है, वो त्रिभुज के बेस पे है। तो हमारे पास ये ए एम के बेस पे है तो ये किस तरीके से हो जाएगा, इस कंटेंट के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। इस हिसाब से बेस पे है हमारे पास, या इस कंटेंट के हिसाब से आप लोग इस चीज़ को देख सकते हो। दूसरा आप लोग इस हिसाब से भी देख सकते हो। यहाँ से अगर इसको आप लोग इस तरीके से लेते हैं, यहाँ से ये और इस कंटेंट के हिसाब से लेते हैं तो ये देखिए ये इस हिसाब से आप लोगों का, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका ओ है, ये आपका एम है, ठीक है। इस हिसाब से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं इस डायग्राम के बेस पे। क्लियर। अब हमको यहाँ से सिद्ध करना है, देखिए ए एम इक्वल टू क्या सिद्ध करना है, एम बी सिद्ध करना है, ठीक है। तो किसी वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करता है, समद्विभाजित करता है, मतलब बराबर भागों में बांटता है। और जीवा किसको बोलते हैं, परिधि के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली ही रेखा, परिधि के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, जीवा कहलाती है। परिधि के एक बिंदु से दूसरे बिंदु को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, परिधि कहलाती है। चारों तरफ का जो सर्कल होता है वो आप लोग परिधि कहलाती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है, ठीक है। और त्रिज्या का दोगुना क्या होता है, व्यास होता है। और ऐसा जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं, ठीक है। तो इसी के बेस पे हमारे पास ये, तो इस डायग्राम के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। ये प्रमेय का डायग्राम है, प्रमेय 3 के बेस पे है ये। आप लोगों का किसके बेस पे है, ये प्रमेय 3 के बेस पे है। क्लियर। तो चलिए यहाँ से हम लोग करते हैं, ए एम इक्वल टू एम बी हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करते हैं, ए बी पर लंब है, देखिए यहाँ पर, ठीक है। उपपत्ति पहला यहाँ पर हो जाएगा, ए बी पर लंब है, ए बी पर लंब है आपका ओ एम,
ओ एम ये लंबा है, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। ए बी पर लंबा है ओ एम, मतलब जहाँ पर लंबा होता है मतलब क्या बनता है 90 डिग्री का एंगल बनता है। 90 डिग्री का एंगल के माध्यम से ये आप लोग पास बनता है भाई, ये 90 डिग्री होता है। इसका सामने वाला क्या होता है, कर्ण होता है। और ये अगर थीटा यहाँ पर है तो ये आप लोगों का क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा भाई, आप लोगों का आधार हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ये कर्ण हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। मान लेते हैं कि ये P है और ये क्या है, Q है और ये क्या है, R है। एक P के माध्यम से है, एक Q के माध्यम से, एक R के माध्यम से है। एक P के माध्यम से है, एक Q के माध्यम से, एक R के माध्यम से है। तो यहाँ पर जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं आधार, कर्ण और लंब के बेस पे, हम लोग किसके बेस पे देखते हैं, आधार, कर्ण और लंब के बेस पे जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं आधार, कर्ण, लंब के बेस पे, तो यहाँ पर हाइपोटेनस के बेस में ये भी आप लोगों के चीज़ के बेस पे आती है। ये कर्ण को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस बोलते हैं। ये आप लोगों की जो कि सबसे लंबी भुजा होती है, ये हाइपोटेनस के बेस में होती है। ये आप लोगों का क्या होता है, बेस होता है। और ये आप लोगों का क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो इस वजह से हम लोग समकोण के बेस में, हमारे पास कर्ण के बेस में ये देखते हैं तो पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग क्या देखते हैं कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस क्या होता है, आधार का वर्ग। ये फर्स्ट कंटेंट हम लोग ये चीज़ पढ़ते हैं कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। दूसरा, जब हम लोग को लंब का वर्ग निकालना रहता है तो हम लोग क्या करते हैं भाई, कर्ण का वर्ग माइनस क्या कर लेते हैं, आधार का वर्ग कर लेते हैं। और तीसरा, जब हम लोगों को आधार का वर्ग निकालना रहता है तो यहाँ पर हम लोग क्या कर लेते हैं, कर्ण का वर्ग माइनस क्या कर लेते हैं, लंब का वर्ग, इस तरीके से निकाल लेते हैं। ठीक है, तो एक फार्मूला से भी अगर आप लोगों को अगर लंब और आधार पता है भाई, अगर क्या पता है आप लोगों को, लंब और आधार, अगर आप लोगों को पता है लंब और आधार पता है, लंब और आधार पता रहेगा तो क्या निकाल सकते हो, कर्ण निकाल सकते हो। अगर लंब और आधार पता है तो क्या निकाल सकते हो, यहाँ से आप लोग कर्ण निकाल सकते हो भाई। अगर लंब और आधार पता है तो क्या निकाल सकते हो, कर्ण। और अगर कर्ण और आधार पता है तो क्या निकाल सकते हो, लंब। और अगर कर्ण और लंब पता है तो क्या निकाल सकते हो, आधार, बेस निकाल सकते हो। तो यहाँ पर आप लोग सम्मुख भुजा के बेस पे भी देख सकते हो, संलग्न भुजा के बेस पे देख सकते हो, और सबसे बड़ी भुजा के बेस पे भी आप लोग इस चीज़ को देख सकते हो। क्योंकि आधार के बेस पे जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो ये आप लोग के क्या होता है, आसन्न भुजा पर आधारित होता है। ये क्या होता है, आसन्न भुजा पर आधारित होता है। ये आप लोगों के आसन्न भुजा पर आधारित होता है। और ये आप लोगों के सम्मुख भुजा पर आधारित होता है। ये किस पर आधारित होता है, तो ये आप लोगों के सम्मुख भुजा पर आधारित होता है, सम्मुख भुजा पर आधारित होता है। और ये क्या होती है, सबसे बड़ी भुजा होती है। ये क्या होती है, सबसे बड़ी भुजा होती है। ये क्या होती है, सबसे बड़ी भुजा पर आधारित होती है। तो ये आप लोगों की आसन्न भुजा हो गया, ये क्या हो गया, आसन्न भुजा। ये क्या हो गया, सबसे बड़ी भुजा हो गया। और ये क्या हो गया, सम्मुख भुजा हो गया। तो सम्मुख भुजा के बेस पे जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो सम्मुख भुजा के बेस पे जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो सम्मुख भुजा के बेस पे हमारे पास ये आता है भाई कि सम्मुख भुजा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, मतलब क्या कहलाता है, लंब कहलाता है। तो यहाँ पर कितना होता है, थीटा के सामने वाला। ठीक है, तो कोण की सम्मुख भुजा, कोण की सामने वाली भुजा, कोण की सामने वाली भुजा, कोण की सामने वाली भुजा। यहाँ पर देखिए, कोण की सामने वाली भुजा, सामने वाली भुजा, कोण की सामने वाली भुजा सम्मुख भुजा कहलाती है। क्या कहलाती है, सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा कहलाती है। ठीक है, कोण की सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, सम्मुख भुजा कहलाती है। क्या कहलाती है, सम्मुख भुजा कहलाती है। ठीक है, तो कोण की सामने वाली भुजा, ठीक है, सम्मुख भुजा कहलाती है। तो सम्मुख भुजा के बेस से हम लोग इस चीज़ को देख रहे हैं, लंबा के बेस से हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं। तो यहाँ से हमारे पास ये होता है, एंगल के बेस से मान लेते हैं कि एंगल इस तरीके से क्रिएट हो रहा है। ये एंगल एक इस तरीके से, थीटा यहाँ पर बना है, राइट एंगल यहाँ पर बना है। ये आप लोगों का इस तरीके से हो जाएगा, ये राइट एंगल बन जाएगा और थीटा यहाँ पर क्रिएट हो रहा है, थीटा यहाँ पर क्रिएट हो रहा है। तो ये वाला आप लोगों का क्या हो जाएगा, ये आप लोगों का लंबा कहलाएगा। उसी प्रकार ये आप लोगों का क्या कहलाएगा, लंबा कहलाएगा। ठीक है, अगर थीटा यहाँ पर बनेगा तो ये लंबा हो जाएगा ना, ये आप लोगों का लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप लोग जो आधार है और क्या होता है, आधार के बेस में जो आप लोग होता है लंबा के बेस पे हो जाएगा, थीटा यहाँ पर बनता है। तो क्लियर, लेकिन बेसिकली हम लोग एक साइड में ले लेते हैं, इसको हम लोग हटा देते हैं, ये थीटा के बेस पे
इस चीज़ को हम लोग यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दो चीज़ बदलता है, आपका लंब बदलता है और आधार बदलता है, बाकी हाइपोटेनस तो आपका वही रहता है भाई। तो यहाँ पर जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं कि सम्मुख भुजा के बेस में, तो कोण की सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? सम्मुख भुजा कहलाती है। कोण की सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? सम्मुख भुजा कहलाती है। कोण की सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? सम्मुख भुजा कहलाती है। कोण की सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? सम्मुख भुजा कहलाती है। तो सम्मुख भुजा के वजह से आप लोग ये चीज़ को जान गए कि सम्मुख भुजा क्या होती है, आसन्न भुजा क्या होती है। समकोण जहाँ पर है, थीटा जहाँ पर मूवमेंट कर रहा है उसको हम लोग आसित रहता है, जिस पर जो भुजा आसित है, जिस पर आसन्न है, उसको हम लोग आसन्न भुजा बोलते हैं। और आसन्न भुजा को ही आधार बोला जाता है। जिस तरीके से सम्मुख भुजा को लंब बोला जाता है, उसी प्रकार आसन्न भुजा को आधार बोला जाता है। सबसे बड़ी भुजा को कर्ण बोला जाता है। इस चीज़ को याद रखिएगा। आधार के बेस पे, लंब के बेस पे और कर्ण के बेस पे, हाइपोटेनस के बेस के बेस पे और परपेंडिकुलर के बेस पे हम लोग इस चीज़ को जानते हैं। सम्मुख भुजा के बेस पे ये हो जाएगा आप लोगों का। दूसरा, जब आसन्न भुजा के बेस पे आप लोग इस चीज़ को देखोगे, किसके बेस पे देखोगे? आसन्न भुजा के बेस पे जब आप इस चीज़ को देखोगे, आसन्न भुजा के बेस पे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? समकोण और थीटा, समकोण और कोण की माप वाली भुजा, समकोण तथा कोण की माप वाली भुजा, कोण की माप वाली भुजा, कोण की माप वाली भुजा, भुजा आधार या सम्मुख भुजा कहलाती है। आधार या आसन्न भुजा कहलाती है। जिस पर वह आसित है, आसन्न भुजा कहलाती है। यहाँ से देखिए ये कहलाती है। ये आप लोगों के सम्मुख भुजा के माध्यम से हो गया, ये आप लोगों की आसन्न भुजा के माध्यम से हो गया, ठीक है। तो एक आप लोग कोण की सामने वाली भुजा सम्मुख भुजा कहलाती है। एक सम्मुख तथा समकोण तथा कोण की माप वाली भुजा क्या कहलाती है? आधार या आसन्न भुजा कहलाती है। तो ये आप लोग की आसन्न भुजा के बेस पे हो जाएगा भाई। ये चीज़ आप लोगों के आसन्न भुजा के माध्यम से हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग एक चीज़ को देखते हैं, तो वह कोण की सामने वाली भुजा के माध्यम से देखते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? सम्मुख भुजा बोलते हैं। और एक कोण की सामने वाली भुजा जो सम्मुख भुजा कहलाती है, एक आसन्न भुजा के माध्यम से देखते हैं, तो यह समकोण तथा कोण की माप वाली भुजा होती है, जो कि आधार या आसन्न भुजा कहलाती है। तो एक को अगर हम लोग देखते हैं, तो एक को हम लोग कर्णक वर्ग के बेस पे देखते हैं, एक को हम लोग लंब के वर्ग के बेस पे देखते हैं, एक को आप लोग आधार के वर्ग के बेस पे देखते हो। जब कर्णक वर्ग के बेस पे देखते हो तो लंब का वर्ग प्लस क्या होता है? आधार का वर्ग होता है। और लंब का वर्ग बराबर क्या होता है? कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग होता है। और आधार का वर्ग बराबर क्या होता है? कर्ण का वर्ग माइनस क्या होता है? लंब का वर्ग के बेस पे ये चीज़ होते हैं। तो प्रमेय के आधार पे हम लोग ये दोनों चीज़ों को हम लोग एक एक करके देख सकते हैं भाई। चाहे वह आसन्न भुजा से हो, चाहे वह सम्मुख भुजा से हो, चाहे वह सबसे बड़ी भुजा के बेस पे हो जाए। तो यहाँ पर ये चीज़ भी आप लोग एक एक करके यहाँ पर क्लियर कर सकते हो। तो तीसरा जो कंटेंट के बेस पे हमारे पास हो जाएगी, जो सबसे बड़ी भुजा के बेस पे हो जाएगी, कर्ण के माध्यम से सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा के माध्यम से जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, किसके माध्यम से देखते हैं? सबसे बड़ी भुजा के माध्यम से देखते हैं, जिसको क्या बोला जाता है? कर्ण बोला जाता है, ठीक है। तो समकोण के सामने वाली भुजा, समकोण की सामने वाली भुजा, समकोण की सामने वाली भुजा, सामने वाली भुजा, समकोण की सामने वाली भुजा, भुजा कर्ण कहलाती है। कर्ण कहलाती है। ये आप लोगों की क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। तो समकोण की सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। और सम्मुख भुजा के आधार पे देखेंगे तो कोण की सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? सम्मुख भुजा कहलाती है। और जबकि आसन्न भुजा के आधार पे देखेंगे तो सम्मुख तथा कोण की माप वाली भुजा आधार या आसन्न भुजा कहलाती है, ठीक है। तो एक को हम लोग कर्णक वर्ग के बेस पे देखते हैं, दूसरा को लंब के वर्ग के बेस पे देख रहे हैं, तीसरा को हम लोग आधार के वर्ग के बेस पे देख रहे हैं, ठीक है। तो एक सम्मुख भुजा को हम लोग कोण की सामने वाली भुजा सम्मुख भुजा के बेस पे देख रहे हैं, दूसरा को आसन्न भुजा मतलब समकोण तथा कोण की माप वाली भुजा के आधार पे देख रहे हैं, या तीसरा को आसन्न भुजा के बेस पे देख रहे हैं। तो एक आप लोगों का कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार के वर्ग के बेस पे है, दूसरा लंब का वर्ग बराबर कर्णक वर्ग माइनस आधार के वर्ग के बराबर है, और तीसरा आधार का वर्ग बराबर कर्णक वर्ग माइनस लंब के वर्ग के बेस से हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप लोगों के बेस ये हो जाएगा। तो इसके अंतर्गत में आप लोगों का आसन्न भुजा भी आ जाएगा, और यहाँ पर आप लोगों का सम्मुख भुजा भी आ जाएगा, और यहाँ पर सबसे बड़ी भुजा भी आ जाएगा। तो सबसे बड़ी भुजा के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो कर्ण के माध्यम से हो जाएगा, ठीक है। तो इसके माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देख लिए। अब यहाँ से जब आप लोग इस चीज़ को देखते हैं तो ये बेसिकली आप लोग ये प्राप्त तो हो गया। अब यहाँ पर जो प्रमेय के माध्यम से हमको जो चीज़ बोला
बोला जा रहा है भाई उस चीज़ के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो बेसिक के रूप में ये सारे चीज़ों को जानना भी क्या होता है, अनिवार्य होता है। अगर ये चीज़ नहीं पता रहेगा तो फिर आगे का थ्योरम सॉल्व करने में बहुत सारी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। क्लियर। तो चलिए इस हिसाब से हम लोग यहाँ पर आप इस चीज़ को देखते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर हम लोग देखेंगे तो ये आप लोगों का था ओ, ये आप लोगों का है, हम लोग इस चीज़ को देख रहे थे तो ये आप लोगों के बेस पे आ रहा था। ठीक है, यहाँ पर क्या आ रहा था, ओ के बेस पे आ रहा था। और ये आप लोगों के कहाँ पर आ रहा था, ये ओ के बेस पे, ये ए, ये एम, ये बी के बेस पे। ठीक है, तो यहाँ पर ए बी लंबा है ओ एम। ठीक है, और पहला ओ ए बराबर ओ बी, दूसरा हो जाएगा ओ ए बराबर क्या हो जाएगा, ओ बी। समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। ये समकोण हो जाएगा ना, ये आप लोग क्या हो जाएगा, समकोण हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, एक ही वृत्त की त्रिज्या, एक ही वृत्त की त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या। और तीसरा यहाँ पर हम लोग देखते हैं भुजा के बेस पे, जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो तीसरा यहाँ पर क्या हो जाएगा, तीसरा यहाँ पर हो जाएगा ओ एम ए, एंगल के बेस पे ओ एम ए बराबर क्या हो जाएगा, ओ एम बी। ये तीसरा हो जाएगा एंगल के हिसाब से। ठीक है, यहाँ से एंगल के भी हिसाब से हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं, इसलिए त्रिभुज ओ एम ए, त्रिभुज ओ एम ए सर्वांग सम है त्रिभुज ओ एम बी की। इस बीच पे यहाँ पर भुजा, समकोण कर्ण भुजा के बेस पे, समकोण कर्ण भुजा, समकोण कर्ण भुजा के आधार पे ये बराबर हो जाएगा। समकोण कर्ण भुजा के आधार पे क्या हो जाएगा आप लोग पे, इस पे ये बराबर हो जाएगा भाई। देखिए समकोण कर्ण भुजा के आधार पे। ठीक है, जिस तरीके से हम लोग समकोण के बेस पे हम लोग इस चीज़ को जाने कि यहाँ पर ये आप लोगों का 90 डिग्री बनता है, आप लोगों का क्या होता है, समकोण होता है। ये क्या होता है, समकोण होता है। इसका सामने वाला ये क्या हो जाता है भाई, ये कर्ण हो जाता है। अगर थीटा यहाँ पर मूवमेंट कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा भाई, आधार हो जाएगा। अगर इसको हम लोग डिनोट कर देते हैं पी क्यू आर के बेस पे, तो यहाँ पर पी आर आपका क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। और यहाँ पर पी क्यू क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। और यहाँ पर क्यू आर की बात करें तो क्यू आर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप लोगों का लंब हो जाएगा। तो ये आप लोगों का कर्ण के बेस हो जाएगा, ये आधार के बेस हो जाएगा, ये आप लोगों का लंब के बेस हो जाएगा। तो तीनों साइड से आप लोगों का ये अटैचमेंट की दृष्टि से हो जाएगा। तो एक पी आर की दृष्टि से हो जाएगा, एक पी क्यू की दृष्टि से हो जाएगा, एक क्यू आर की दृष्टि से हो जाएगा। तो इस तरीके से ये 1 बाय 1 करके आप लोगों के पास ये आते जाएगा। क्लियर। तो चलिए यहाँ से इसको हम लोग पी आर की दृष्टि से देख सकते हैं, इसको पी क्यू की दृष्टि से देख सकते हैं, इसको क्यू आर की दृष्टि से देख सकते हैं। तो एक आप लोगों का कर्ण हाइपोटेनस के आधार पर हो सकता है, एक आपका हाइपो के बेस पे हो सकता है, एक आपका बेस के बेस पे हो सकता है, एक आपका परपी के बेस पे हो सकता है, परपे के बेस पे हो सकता है, परपेंडिकुलर के बेस पे। ठीक है, तो यहाँ पर किसी वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। किसी वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, किसी वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, किसी वृत्त के केंद्र से वृत्त पर जीवा पर डाला गया ये लंब जीवा को क्या करता है, बराबर भाग में इस तरीके से समद्विभाजित करता है या नहीं, ये चीज़ हमको बताया गया है। तो इसी चीज़ को हमको क्या करना है, यहाँ पर सॉल्व करना है भाई। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि हमारे पास ये था कि किसी वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करता है, समद्विभाजित करता है, मतलब सीधा करना है ए एम इक्वल टू एम बी। तो चूँकि हम लोग यहाँ से ये आप लोगों का सर्वांग सम है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम भी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, सर्वांग सम है। और जो त्रिभुज आपस में सर्वांग सम होती है वह क्या होती है, आपस में बराबर भी होती है। इसको अपने शब्दों में भी आप लोग इस चीज़ को लिख सकते हैं भाई। क्लियर। कि समकोण के बेस पे क्या होता है और आप लोग के कर्ण के बेस पे क्या होता है, समकोण कर्ण भुजा के बेस पे आप लोग क्या होता है, आसन्न भुजा के बेस पे क्या होता है, ये चीज़ को भी आप लोग इस चीज़ को कर सकते हैं। जैसे कि सबसे बड़ी भुजा आप लोग क्या होती है, कर्ण होती है। उसके बाद क्या होती है कि जो आप लोग की थीटा सामने वाली कोण क्या होती है, अगर कोण की सामने वाली भुजा क्या होती है, सम्मुख भुजा होती है। और जहाँ पर कोण की जो यहाँ पर समकोण बना है और जहाँ पर कोण की माप बना है वो जिस पर आधार है, जिस पर वह आसित है, जिस पर आसित है वह क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। आधार को हम लोग क्या बोलते हैं, आसन्न भुजा बोलते हैं। जिस प्रकार हम लोग लंब को क्या बोलते हैं, सम्मुख भुजा बोलते हैं ना, उसी प्रकार यहाँ पर उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पर सम्मुख भुजा को हम लोग लंब बोलेंगे और आसन्न भुजा को क्या बोलेंगे, आधार बोलेंगे। और सबसे बड़ी भुजा को हम लोग क्या बोलेंगे, कर्ण के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को बोल सकते हैं। तो ए एम की दृष्टि से भी हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं, बी एम की दृष्टि से देख सकते हैं, चाहे ए एम बोलो या बी एम बोलो, चाहे ए एम बोलो या एम बी के बेस पे बोलो। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों के जीवा के माध्यम से हो जाएगा। अब जीवा किसको बोलते हैं ये तो समझ गए ना आप लोग। यहाँ पर ये परिधि है, इस बिंदु से इस बिंदु को मिलाने वाली रेखा,
मतलब परिधि के किसी एक बिंदु को दूसरे बिंदु को मिलाने वाली रेखा जीवा। जैसे यहाँ पर परिधि, यहाँ पर ये भी जीवा हो जाएगा, यहाँ से यहाँ भी ये भी जीवा हो जाएगा, लेकिन ये केंद्र है, केंद्र से परिधि को मिलाने वाली ये आप लोग की त्रिज्या होती है। केंद्र से खींचोगे ये त्रिज्या हो जाएगा, ये भी त्रिज्या हो जाएगा, ये भी त्रिज्या हो जाएगा, ये त्रिज्या हो जाएगा, ये त्रिज्या हो जाएगी, ये त्रिज्या हो जाएगी, ये त्रिज्या हो जाएगी, ये त्रिज्या हो जाएगी, ये त्रिज्या हो जाएगा। बट ये जीवा, 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 ठीक है। लेकिन ये केंद्र से ये त्रिज्या 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 त्रिज्या, ठीक है। और जो केंद्र से होकर गुजरेगी यहाँ से वो व्यास 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 व्यास, ये व्यास होगा जो केंद्र से होकर गुजरेगी। और इसी को हम लोग बोलते हैं वृत्त की सबसे बड़ी जीवा। मतलब वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कौन होगा? जो केंद्र से होकर कैसा गुजरेगा, यही तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होगा ना। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है? वृत्त की सबसे बड़ी जीवा ही आप लोगों को क्या कहलाती है? व्यास कहलाती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है? व्यास कहलाती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है? व्यास कहलाती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या बोलते हैं? व्यास कहते हैं। व्यास त्रिज्या का क्या होता है? 2 गुना होता है। व्यास त्रिज्या का क्या होता है? 2 गुना होता है। व्यास त्रिज्या का क्या होता है? तो 2 गुना होता है, ठीक है। तो व्यास के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। व्यास त्रिज्या का क्या होता है? 2 गुना होता है। और त्रिज्या क्या होती है? व्यास का आधा होता है। त्रिज्या क्या होती है? व्यास का आधा होता है भाई। त्रिज्या क्या होती है? व्यास का, तो वह क्या होता है? उसका आधा होता है भाई, ठीक है। तो वृत्त का व्यास d इक्वल टू क्या होता है? 2r होता है। वृत्त की त्रिज्या क्या होता है? r होता है। वृत्त का व्यास 2r होता है। वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है। वृत्त की परिधि 2πr होता है, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा, क्लियर। चलिए, और इस चीज़ के माध्यम से आप लोग जब भी याद करना रहेगा तो आप लोग वैसे कीजिएगा कि वृत्त का त्रिज्या r, वृत्त का व्यास 2r, वृत्त की परिधि 2πr, और यहाँ पर क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल πr² के बेस पे जो हमारे पास होता है। इस चीज़ को आप लोग इस ऐसे याद रख सकते हैं, क्लियर। तो वृत्त की त्रिज्या के बेस पे भी हम लोग उस चीज़ को देख सकते हैं, वृत्त के व्यास के बेस पे भी देख सकते हैं भाई, क्लियर। चलिए, अब यहाँ से हमको एक और प्रमेय है, उस चीज़ को सॉल्व करना है भाई। तो एक और प्रमेय हमारे पास होता है, एक वृत्त के केंद्र और जीवा के मध्य बिंदु मिलाने वाली रेखा रेखाखंड पर लंब होता है। OM लंब AB पर हम लोगों को इसको सिद्ध करना है भाई। तो चलिए, इस प्रमेय को भी हम लोग यहाँ से क्या करते हैं? सिद्ध करते हैं, ठीक है। तो चलिए, एक और प्रमेय के बेस से हम लोग इस चीज़ को सिद्ध करते हैं भाई। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, यहाँ पर सिद्ध करना है। OM लंब है AB पर, OM लंब है AB पर, इस चीज़ को सिद्ध करना है। तो डायग्राम के बेस से हम लोग एक डायग्राम ले लेते हैं भाई। यहाँ पर अब डायग्राम के बेस से हम लोग इस चीज़ को ले लेते हैं। डायग्राम के बेस से आप लोगों का ये है, ठीक है। अब यहाँ पर एक जीवा के बेस से हम लोग यहाँ से एक जीवा के माध्यम से एक ले लेते हैं, यहाँ से ये, और ये इस तरीके से है। जो डायग्राम उसमें था वही डायग्राम इसमें भी रहेगा, क्लियर। चलिए, अब यहाँ से इस चीज़ को हम लोग यहाँ से ये चीज़ को नाम को डिनोट कर देते हैं। ये आप लोगों का A के बेस पे है, ये आप लोगों का B के बेस पे है, ये आप लोगों का O के बेस पे है, ये आप लोगों का M के बेस पे है, क्लियर। चलिए, अब यहाँ पर हम लोग इसी को प्रूफ करना है भाई कि एक वृत्त के केंद्र और जीवा के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड जीवा पर क्या होता है? लंब होता है। जीवा पर क्या होता है? लंब होता है, ठीक है। तो परिधि के किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? जीवा कहलाती है। परिधि के किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? जीवा कहलाती है। और जो वृत्त के चारों तरफ का जो घेराव होता है वो क्या कहलाता है? परिधि। वृत्त की परिधि क्या होती है? 2πr, और वृत्त का क्षेत्रफल πr² के बेस पे होता है। जो एरिया ऑफ सर्किल होता है, ठीक है, उसको हम लोग वृत्त का क्षेत्रफल बोलते हैं। रेडियस r त्रिज्या होती है, और त्रिज्या 2 गुना क्या होता है? व्यास होता है, ठीक है। और वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को भी व्यास कहते हैं। तो यहाँ से तो आप लोग व्यास ये सबको समझ गए हैं। अब यहाँ से हमको ये सिद्ध करना है कि OM लंब है AB पर, मतलब OM बराबर 90 डिग्री के बेस से हमको ये चीज़ें लाना है, ठीक है। तो चलिए, यहाँ से उपपत्ति के बेस से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई। उपपत्ति के बेस से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। पहला, वृत्त के केंद्र और जीवा के मध्य बिंदु मिलाने वाली रेखा रेखाखंड जीवा पर लंब है। दिया है पहला हमारे पास, पहला तो दिया है कि AM हो जाएगा पहला, AM इक्वल टू हो जाएगा MB,
ये दिया है पहला समीकरण हो जाएगा ये, ठीक है, ये पहला समीकरण हो जाएगा। क्लियर। दूसरा OM और OM दोनों उभयनिष्ठ भुजा है, यहाँ पर भी OM और OM, यहाँ पर ये दो, ये क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ भुजा हो जाएगा, उभयनिष्ठ भुजा ये दोनों में है, ठीक है। मतलब अगर त्रिभुज हम लोग बात करेंगे OAMO की बात करें और त्रिभुज हम लोग BBMO की बात करें तो दोनों में तो है नहीं है, ठीक है। तो इस हिसाब से हम लोग इस चीज़ को करेंगे। तो तीसरा हम लोग जब देखते हैं, चूँकि OMA में देखते हैं, त्रिभुज OMA में हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा OMA इक्वल टू, यहाँ पर कितना हो जाएगा OMA इक्वल टू OMB हो जाएगा, OMB हो जाएगा। और त्रिभुज OMB में देखते हैं तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा OMB इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा OMA हो जाएगा। ये आप लोगों का 3 हो जाएगा, ये आप लोगों का 4 हो जाएगा, मतलब दोनों आप लोगों के बराबर है। और यहाँ पर एक ही लाइनर पेयर में बना है आप लोगों का, एक ही OAMO और ये आप लोग के एक ही रैखिक युग्म के बेस में बना है OAM, हाँ OAM और OBM, ये आप लोग एक ही लाइनर पेयर के बेस पे हमारे पास बना है, एक ही लाइनर पेयर के बेस पे हमारे पास ये बना है। तो हमारे पास ये AM इक्वल टू MB फर्स्ट के बेस पे दिया गया है और यहाँ पर AM इक्वल टू OM के बेस पे ये आप लोगों का सेकंड नंबर के बेस में दिया गया है, उभयनिष्ठ भुजा के बेस पे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग एक चीज़ को जानते हैं, जिस तरीके से त्रिभुज के बेस पे हम लोग ये चीज़ जानते हैं कि जो भुजा होती है, जब भुजा मिलती है तो शीर्ष बनता है, और जब शीर्ष होता है तो क्या बनता है, भुजा बनता है। जब भुजा मिलता है तो शीर्ष बनता है, और जब शीर्ष मिलता है तो भुजा बनता है। तो एक में भुजा के माध्यम से बनता है तो दूसरा में शीर्ष के माध्यम से बनता है, मतलब एक में शीर्ष के माध्यम से बनता है तो दूसरे में भुजा के माध्यम से बनता है। तो एक में भुजा का कम्बिनेशन से लेते हैं तो दूसरा में शीर्ष के कम्बिनेशन से लेते हैं, तो तीसरा में हम लोग एंगल के हिसाब से लेते हैं उसको, ठीक है। कर्ण के बेस में हम लोग उस चीज़ को लेते हैं, ठीक है, मतलब एंगल के हिसाब से लेते हैं कि एक आप लोगों का भुजा के माप पर आधारित होता है तो दूसरा आप लोगों के उस कर्ण के बेस पे आधारित होता है। क्लियर। तो उस बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो हमारे पास ये सिद्ध करना है भाई कि OM लंबा AB पर, तो यहाँ पर AM इक्वल टू MB समीकरण 1, समीकरण 2 और ये आप लोगों का समीकरण नंबर 3 के बेस हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग ये चीज़ जान सकते हैं कि यहाँ पर भी आप लोगों का बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, त्रिभुज OMA ऐसा लिख सकते हैं, सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज OMB, ये भुजा के बेस पे, भुजा सर्वांग समता के बेस पे, ठीक है। ये सर्वांग समता के बेस पे क्या हो जाएगा, ये आप लोगों का बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, लाइनर पेयर से रैखिक युग्म से हम लोग ये लिख सकते हैं ना, OA यहाँ से लिख सकते हैं, OA के बेस पे लिख सकते हैं, यहाँ से O के बेस पे बना है OA, क्या बना है OAM बना है और OMB बना है। यहाँ से हमारे पास ये लिख सकते हैं OMA बना है प्लस यहाँ से लिख सकते हैं OMB बना है, ठीक है। रैखिक युग्म से इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, ये 180 डिग्री के बेस से हो जाएगा। अब यहाँ पर इस चीज़ को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं कि एंगल OMA प्लस इसके जगह हम भी लिख सकते हैं एंगल OMA इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। चूँकि यहाँ पर हम लोग ये लिख सकते हैं कि OMB इक्वल टू यहाँ पर लिख सकते हैं OMA, क्योंकि दोनों आपस में क्या है, बराबर हैं। समीकरण 3, 4 के बेस से हमारे पास ये क्या है, आपस में बराबर है। तो यहाँ पर इस चीज़ को हम लोग लिखते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 एंगल OMA के बेस से हो जाएगा इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री के बेस से हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा एंगल OMA इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री बाई 2 हो जाएगा, 2 1 जा 2 9 जा 2 0 जा। तो यहाँ पर देखिए 90 डिग्री आ गया, मतलब यहाँ पर ये क्या है, OMA इक्वल टू 90 डिग्री आ गया, मतलब यहाँ पर ये क्या है, OM पर लंब है, OM पर लंब है AB, ठीक है। और यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था, यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना, हाँ
ठीक है, यही हमको सिद्ध करना था। OM और AB के बेस पे है हमारे पास, तो ये OM लंबा है किसके बेस पे, AB के बेस पे हमारे पास लंबा है। तो यहाँ पर इस चीज़ को हम लोग वृत्त के बेस पे देखते हैं, वृत्त की त्रिज्या के बेस पे देखते हैं भाई, वृत्त के बेस पे देखते हैं, किसके बेस में देखते हैं, वृत्त की त्रिज्या के बेस में देखते हैं। जिस तरीके से त्रिज्या का दोगुना क्या होता है, व्यास होता है, व्यास का आधा क्या होता है, त्रिज्या होता है। त्रिज्या का दोगुना क्या होता है, व्यास होता है, व्यास का आधा क्या होता है, त्रिज्या होता है। और परिधि के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा आप लोग क्या कहलाती है, जीवा के माध्यम से कहलाती है। अब वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है, व्यास कहलाती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है, व्यास कहलाती है। तो ये आप लोगों को व्यास के अंतर्गत भी आता है। ठीक है, तो व्यास के लिए हम लोग इसकी जो केंद्र से होकर गुजरने वाली जो जीवा होती है वही आप लोग के व्यास होती है। तो व्यास के बेस पे भी हम लोग इस चीज को देख लिए। जब भुजा मिलेगा तो शीर्ष बनेगा, जब शीर्ष मिलेगा तो भुजा मिलेगा। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन आप लोगों के इस हिसाब से हो जाएगा। ठीक है, तो इस कंटेंट के हिसाब से जब हम लोग इस चीज को देखते हैं तो एक भुजा के बेस पे होता है, एक आप लोगों के किसके बेस पे होता है, एक कंटेंट के हिसाब से होता है। तो भुजा मिलेगा तो शीर्ष बनेगा, शीर्ष मिलेगा तो भुजा बनेगा। और दो भुजाओं के बीच का जो क्षैतिज झुकाव रहेगा वो कोण के हिसाब से रहेगा। दो भुजाओं के बीच में जो क्षैतिज झुकाव रहेगा वह कोण कहलाएगा। कोण कब कहलाएगा, जब दो भुजाओं के बीच में क्षैतिज झुकाव रहेगा तो वह कोण कहलाएगा। कोण कब कहलाएगा, जब दो भुजाओं के बीच में क्षैतिज झुकाव रहेगा तो वह क्या कहलाएगा, कोण कहलाएगा। दो भुजाओं के बीच के क्षैतिज झुकाव कोण कहलाता है, और जहाँ पर दो भुजा मिलते हैं वो शीर्ष कहलाता है, जहाँ पर दो शीर्ष मिलते हैं वो भुजा कहलाता है। और त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का एक 180 अंश का होता है, चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का एक 360 अंश के बेस होता है। तो एक यहाँ पर हम लोग भुजा कोण भुजा के माध्यम से जानते हैं, दूसरा भुजा 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 के माध्यम से जानते हैं, एक हम लोग संपूर्ण कर्ण भुजा के माध्यम से जानते हैं। तो ये आप लोगों का प्रमेय नंबर क्या हो गया, 4 हो गया। इसके आगे का जो प्रमेय है प्रमेय नंबर 5, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तो इस प्रमेय में हम लोग ये चीज जाने कि एक वृत्त के केंद्र और जीवा के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड जीवा पर किस तरीके से लंबा होता है, वह जीवा को किस तरीके से समद्विभाजित करता है, जीवा पर किस तरीके से लंबा होता है, जीवा पर किस तरीके से आधारित रहता है, परिधि पर उसका क्या योगदान होता है, अंतः कोण के बेस पे क्या होता है, बाह्य कोण के बेस पे क्या होता है, इसका हम लोग एनालिसिस किए प्रमेय नंबर 3 और प्रमेय नंबर 4 के बेस पे। इसके आगे का जो प्रमेय है प्रमेय नंबर 5, प्रमेय नंबर 6, प्रमेय नंबर 7, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में क्लियर करते हैं। तो इस वीडियो लेक्चर को हम लोग यही वर्क करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नेक्स्ट कंटेंट के साथ हम लोग मिलते हैं।